दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की मेरी 10 भविष्यवाणियों के भाग 2 में स्वागत है। पहले भाग में मैंने पहली 5 भविष्यवाणियां बताई थीं। नंबर 1। आपके मोहल्ले, हमारे उपनगर और भी ज्यादा तीसरी दुनिया जैसे दिखने लगेंगे। अपराध में बढ़ोतरी होगी। ऑस्ट्रेलियाई महिलाएं उनके खिलाफ यौन अपराधों में तेज बढ़ोतरी महसूस करेंगी। नंबर 4। ऑस्ट्रेलियाई झंडा नस्लवादी माना जाने लगेगा। नंबर 5। सोशल मीडिया पोस्ट्स के लिए आपको गिरफ्तार किया जाएगा। तो आप में से कुछ लोगों ने शायद इन भविष्यवाणियों को पहले ही सच होते हुए देखा होगा। इनमें से कुछ अभी नहीं हुई है, लेकिन वे जरूर होंगी, क्योंकि वही लोग जिम्मेदार हैं जिन्होंने यूरोप तबाह किया था। यही मेरी भविष्यवाणियों का आधार है। मेरे पास भविष्य बताने वाला जादुई गोला नहीं है, पर 5 साल पहले यूरोप जाकर देखा कि यही सब ऑस्ट्रेलिया में भी होगा, क्योंकि मैंने वोक समाजवादी पागलों के पहले पहले असर को अपनी आंखों से देखा था। वो लोग उन देशों को चला रहे थे, यही मैंने देखा था। तो छठी भविष्यवाणी पर चलते हैं। आप दोहरी न्याय व्यवस्था देखेंगे। यह एक ऐसे स्तर पर हो रहा है जिसकी आज ऑस्ट्रेलियाई कल्पना भी नहीं कर सकते, लेकिन यह नया सामान्य बन जाएगा। यूनाइटेड किंगडम में इसके लिए उनके पास एक नाम है। उन्होंने इसे दोहरी न्याय व्यवस्था कहा और प्रधानमंत्री को 2 टियर कीर नाम दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने दोहरी पुलिस व्यवस्था और दोहरी न्याय व्यवस्था का समर्थन किया है। मैं आपको टॉमी रॉबिन्सन का नया ट्वीट दिखा रहा हूं, जिसमें बताया गया है कि एक ट्विटर यूजर को 2 आवर्जन विरोधी ट्वीट्स के लिए 18 महीने जेल हुई। 2 आवर्जन विरोधी ट्वीट्स के लिए उसे 18 महीने जेल हुई। अब उसके दाईं ओर देखिए। नशे में धुत नाइजीरियाई व्यक्ति जिसने किशोरी का यौन शोषण किया, उसे परेशान हालात के चलते जेल की सजा नहीं दी गई। तो आप देख रहे हैं, अगर आप सोशल मीडिया पर कुछ कहते हैं तो आपको सालों तक जेल हो सकती है, लेकिन अगर आप गैर श्वेत व्यक्ति हैं तो आप किसी महिला के साथ बलात्कार करने पर भी जेल नहीं जा सकते। अब यूके में ऐसे हजारों मामले सचमुच हैं। आपने देखा होगा, ये ऑस्ट्रेलिया में पहले ही शुरू हो गया है। देखिए, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया आई श्रीलंकाई नागरिक मेलिटा, जो ट्रांसजेंडर, अति वामपंथी उग्रवादी, हमास समर्थक और फिलिस्तीन समर्थक है, मेलबर्न कन्वेंशन सेंटर में बम फोड़ने के बावजूद जेल नहीं गई। तो यह वामपंथी वोक्सन की मौत और चोट पहुंचाना चाहता था, लेकिन वह जेल नहीं जाएगा। उसे देखिए, यही है वो। ये दोहरी न्याय व्यवस्था का उदाहरण है। सोचिए, अगर कोई श्वेत व्यक्ति ऐसा करता। मैं जातीय राष्ट्रवादी नहीं हूं और उनके लिए मेरे पास सहानुभूति नहीं है। देखिए कि उन जातीय राष्ट्रवादियों पर कानून की पूरी सख्ती कैसे लागू होती है। देखिए कि हमारी न्याय प्रणाली अति वामपंथी वोक संकियों और इस्लामवादियों से कैसे पेश आती है। इनमें से बहुत सी ISIS दुल्हनें आतंकवादी ऑस्ट्रेलिया में आ चुकी है, क्योंकि फिर से एंथनी अल्बनीजी सत्ता में है। इनमें से बहुतों पर तो आरोप भी नहीं लगे। वे अब भी पूरी तरह बुर्का पहनते हैं, पश्चिमी संस्कृति में नहीं ढले हैं, कुछ भी नहीं बदला। वे अब भी इस्लामवादी हैं, वे अब भी कट्टर इस्लामवादी हैं, लेकिन बस वे थक गए थे। सीरिया के शरणार्थी शिविर में जिंदगी मुश्किल हो गई थी, तो उन्होंने सोचा, चलो उस देश में चलते हैं जिसे हम नफरत करते हैं। सामान्य दुनिया में ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन अब यही नया सामान्य है। यही मेरी बात है। तो आपके पास दोहरी न्याय व्यवस्था होगी। बलात्कारी खुलेआम घूमेंगे, जैसा आपने अभी देखा। एक नाइजीरियाई बलात्कारी अभी छूट गया। ये ऑस्ट्रेलिया में और बढ़ेगा, जिससे ऑस्ट्रेलियाई महिलाओं को नुकसान होगा, जिन्होंने अपने नारीवादी अधिकार हासिल करने के लिए बहुत कड़ा संघर्ष किया है। ग्रेस टेम कौन है ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर? वही जिन्होंने रिवर टू द सी नारा दिया था और श्वेत व्यक्ति द्वारा बलात्कार की शिकार हुई थी। इसलिए वह सोचती है कि एक श्वेत व्यक्ति ने उसका बलात्कार किया तो श्वेत पुरुष बुरे हैं और गैर श्वेत लोग अच्छे। उसका दिमाग ऐसे ही चलता है। इसलिए जो आप मांग रहे हैं उससे सावधान रहें, क्योंकि उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। नंबर 7, यूके में दोहरे मापदंड वाली पुलिसिंग। हमने इसे देखा है, दोहरे मापदंड वाली पुलिसिंग। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। गैर श्वेत व्यक्ति होने पर ब्रिटिश पुलिस ऐसे ही प्रतिक्रिया देती है। देखिए, एक फिलिस्तीन समर्थक मुस्लिम प्रदर्शनकारी युद्ध स्मारक पर बैठा है। कृपया नीचे आ जाइए सर।
ठीक है, हमारे पास ये हैं। कृपया नीचे आ जाइए। आपको नीचे आना होगा सर। कृपया क्या आप नीचे आ सकते हैं? हमारे राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान मत कीजिए। लेकिन जब देशभक्त सेनोटाफ जैसे युद्ध स्मारकों की रक्षा के लिए आते हैं, क्योंकि फिलिस्तीन समर्थकों ने कहा कि हमें आपके राष्ट्रीय स्मरण दिवस से फर्क नहीं पड़ता, वही पुलिस अपने डंडों, घोड़ों, कुत्तों और पूरे दंगारोधी साजो सामान के साथ आ गई। इसे देखिए। ये बुजुर्ग पेंशनधारी है। ये वृद्ध लोग हैं। इनके पिता सचमुच द्वितीय विश्व युद्ध में मारे गए थे, तो ये यहाँ सेनोटाफ की रक्षा करने और उसे अपवित्र होने से बचाने के लिए आए हैं, क्योंकि उस समय तक इन फिलिस्तीन समर्थक लोग ने बस ग्रेफिटी बनाई थी, जिससे उन्होंने मूल रूप से अपवित्र कर दिया। फिर से वे ऐसा क्यों नहीं करेंगे? वे उनके हीरो नहीं हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के हीरो उनके हीरो नहीं हैं। मुझे उसकी परवाह नहीं है। उन्हें द्वितीय विश्व युद्ध का इतिहास भी नहीं पता। यही चीज हमने यहाँ ऑस्ट्रेलिया में भी देखी है। उन्होंने सेंट किल्डा में हमारे लेस्ट वी फॉरगेट स्मारक को बदरंग कर दिया और एएन जैक्स की स्मृति में बने स्मारक को भी विकृत कर दिया। उन्होंने तारून की। यही आप देखेंगे। दंगारोधी साजो सामान। आप देखेंगे कि ये लोग देशभक्तों, देशवासियों के साथ बहुत सख्ती से पेश आएंगे, लेकिन विदेशियों के साथ नहीं। कृपया शांत हो जाइए। कृपया नीचे आ जाइए सर। सर, आपको नीचे आना होगा। ये दोहरे मानदंड वाली पुलिस व्यवस्था है। ईमानदारी से मैंने ऑस्ट्रेलिया में ऐसा नहीं देखा। हमारी पुलिस, विक्टोरिया पुलिस, इन लोगों को गिरफ्तार करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रही है, लेकिन वे बाहर आ जाते हैं, जमानत पर छूट जाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं, जाहिर है कि हमारे जमानत के कानून बहुत बहुत नर्म हैं। वोक जेसिंटा एलन ने जमानत कानून सख्त किए थे, लेकिन हाल ही में कुछ लोगों ने नाइट क्लब या रेस्तरां में आग लगाई और अगले दिन ही बाहर आ गए। तो हमारे यहाँ निश्चित रूप से दोहरी न्याय व्यवस्था है। अगर आप यह नहीं मानना चाहते कि यह दोहरी व्यवस्था है, तो भी आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये कानून ऑस्ट्रेलियाई लोगों को ध्यान में रखकर बनाए गए थे, न कि उन दूसरी संस्कृतियों के लोगों के लिए जहां जेल जाने को बिल्कुल अलग नजरिए से देखा जाता है। ठीक है, एक ऑस्ट्रेलियाई अपराध रिकॉर्ड नहीं चाहता क्योंकि वह यात्रा करना चाहता है, लेकिन कोई सोमाली या सूडानी किशोर, उसे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वह अपने सूडानी या सोमाली माहौल में पला बढ़ा है। या मैं सिर्फ सूडानी या सोमाली को ही नहीं कह रहा, बंगाली या किसी भी तीसरी दुनिया की संस्कृति से आने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए यही बात लागू होती है। वो तीसरी दुनिया की संस्कृति में बड़ा होता है, वही सीखता और आदतें अपनाता है। वो अपने पिता को, माँ को पीटते देखता है। नशे में धुत पिता शायद गोरे परिवार की समस्या हो, लेकिन मुस्लिम परिवार में यह नशे की वजह से नहीं होता। मैंने पिछले वीडियो में एक मुस्लिम आदमी का अपनी पत्नी को पीटने का वीडियो दिखाया था, तो वह उन सांस्कृतिक आदतों को अपनाएगा। यह आम है और सामान्य भी, तो ऐसा होगा। शायद यही वजह है कि हमारे कानून काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन खैर, अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। दोहरे मानदंड वाली पुलिसिंग अभी तक नहीं हुई है। मैं अब भी अपनी पुलिस का समर्थन करूंगा, लेकिन ब्रिटेन में कानून जैसा कुछ नहीं रहा। स्कॉटलैंड यार्ड को भूल जाओ, मेट्रोपॉलिटन पुलिस को भूल जाओ, उसे भी भूल जाओ। हम बड़े होते हुए ब्रिटिश न्याय व्यवस्था के बारे में यही सीखते या सोचते आए थे कि वह ईर्ष्या करने लायक है, लेकिन असलियत वैसी बिल्कुल नहीं है। वो बिल्कुल वैसी नहीं है, वो बेकार है। ब्रिटेन में लोग अपनी पुलिस से नफरत करते हैं और मुसलमान इसे पसंद करते हैं। असल में नहीं, वे इसे पसंद नहीं करते, वे असल में इसे मजाक समझते हैं। यही है उनकी पुलिस की हकीकत। देख लीजिए, ये एक मजाक बन गई है। वे एक मजाक बन गए हैं। मेरे पास एक और वीडियो है। इन्हें पुलिस का डर नहीं। देखो, जहां भी देखो उन्हें भगा दिया जाता है। उनका डर नहीं है, मैं उनका सम्मान नहीं करता। तो हमारी पुलिस अभी भी सम्मान की हकदार है, लेकिन मैं देख रहा हूं कि हमारी पुलिस वह सम्मान खोती जा रही है। लोग और भी ज्यादा बेखौफ होते जा रहे हैं। ना ऑस्ट्रेलियाई, ना वे लोग जो सांस्कृतिक रूप से ऑस्ट्रेलियाई है, बल्कि ये तीसरी दुनिया के लोग, क्योंकि वे पुलिस का सम्मान नहीं करते। तो मुझे नहीं पता हमारी पुलिस किस दिशा में जाएगी। मैं विक्टोरिया पुलिस में ऊंचे पद पर किसी को जानता हूं, उन्होंने मुझे बताया था। मैंने कहा, विक्टोरिया पुलिस? उनसे डरता था। जब वे गाड़ी रोकते थे तो मैं उनसे नफरत करता था। उनके पास बंदूकें होती हैं। ऐसा नहीं है कि कभी किसी ने। एक बार
एक पुलिस वाले ने मुझ पर बंदूक तानते हुए कहा, हाथ स्टीयरिंग व्हील पर रखो। मैंने कहा, ठीक है, बाहर में जाए। और मैं अभी पेट्रोल पंप से निकला ही था और उसे लगा कि मैंने बिना पैसे दिए गाड़ी भगा ली है। लेकिन खैर, मैंने सोचा ठीक है, उनसे बहस मत करो, बस मैं चाहता हूँ कि वही पुलिस हो। मैं चाहता हूँ कि पुलिस अपराधियों के साथ सख्त हो और बाकी मामलों में नरम। ऐसा अभी तक नहीं हुआ, मुझे पता नहीं। अगर हमारी संस्कृति वामपंथी दिशा में बढ़ती रही तो संभव है हमारी पुलिस भी ब्रिटिश पुलिस जैसी नरम हो जाए, जैसी मैंने दिखाई थी। हमारे यहाँ और भी ज्यादा शत्रुतापूर्ण वामपंथी लोग होंगे, यह मेरी 8वीं भविष्यवाणी है। वामपंथी अपने दृष्टिकोण में और कट्टर होते जाएंगे। यूके में उनकी ग्रीन पार्टी की लोकप्रियता अचानक बढ़ गई क्योंकि वहां नए गैर पारंपरिक दक्षिणपंथी दल जैसे रिफॉर्म और अब रिस्टोर आ गए थे। ये पूरी तरह से समझ में आता है कि कोई कट्टर वामपंथी पार्टी उभर कर सामने आए। तो ऐसा यूके में हुआ, लेकिन उस स्तर तक नहीं कि हमें उनके बारे में चिंता करनी चाहिए। तो वे 20-25% पर हैं, ठीक है। मुझे चिंता है कि यहाँ की ग्रीन पार्टी, जो पहले ही अजीब है, और लोकप्रिय हो सकती है। हालांकि ताज़ा सर्वेक्षण ऐसा नहीं दिखाते, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले वर्षों में हमारे यहाँ एक और ज़्यादा कट्टरपंथी वामपंथी पार्टी उभर सकती है, सिर्फ वन नेशन का मुकाबला करने के लिए, क्योंकि लेबर पार्टी वन नेशन का मुकाबला नहीं कर सकती। हमारी राजनीति बदल रही है। भविष्य के राजनेता अपने शब्दों का उतना ध्यान नहीं रखेंगे जैसे ये पेशेवर राजनेता रखते हैं। जैसे हमारे टोरी गठबंधन के राजनेता या लेबर पार्टी के राजनेता, वे वैसे नहीं होंगे। लोग ज्यादा बेबाक होंगे, ज्यादा ट्रंप जैसे होंगे। ऐसे लोग जो अपने अंदाज में ज्यादा खरे होंगे। लोग ऐसे राजनेता चाहेंगे जो उनकी भाषा बोले, न कि वो जो चालाकी के पीछे छुपते हैं और कहते हैं कि हम अपने शब्दों का ध्यान रखेंगे, हम ज्यादा सावधान रहेंगे। नहीं, वो पुरानी राजनीति नहीं चलेगी, मर रही है। ये स्वाभाविक है कि एक कट्टर वामपंथी पार्टी उभरेगी जो वन नेशन का सामना करेगी और आक्रामक होगी। वे और भी ज्यादा कट्टर होते जाएंगे, जिससे कट्टर दक्षिणपंथी राजनीति को और बढ़ावा मिलेगा। यही मेरी भविष्यवाणी नंबर 9 है। आप देखेंगे, भले ही वन नेशन कुछ कर न पाए, तब भी हम एक देश के रूप में, एक समाज के रूप में और ज्यादा दाईं ओर झुकते जाएंगे। तो हमारे यहाँ और ज्यादा दक्षिणपंथी और ज्यादा कट्टर दक्षिणपंथी, चरम दक्षिणपंथी राजनीति उभर कर आएगी, जिससे दो तरह की दक्षिणपंथी राष्ट्रवाद की प्रवृत्तियां जन्म लेंगी। नागरिक राष्ट्रवाद में मैं संस्कृति को सर्वोपरि मानता हूँ। ऑस्ट्रेलियाई मूल्य और संस्कृति को मैं नस्ल, लिंग सहित सब कुछ से ऊपर रखता हूँ, क्योंकि ऐसा संभव है। मैं इसका जीता जागता सबूत हूँ। लेकिन इसका दूसरा पहलू जातीय राष्ट्रवाद है, जहाँ कुछ लोग हार मान चुके हैं। ये उनके लिए आसान है क्योंकि वे गोरे हैं, तो वे कहते हैं, अच्छा जानते हो क्या, इन सभी समस्याओं की शुरुआत तब हुई जब हमने गैर गोरों को लाना शुरू किया। कुछ हद तक यह सच है। ऐसा नहीं है कि आप इसे बस यह कहकर खारिज कर सकते हैं कि यह सच नहीं है, यह नस्लवादी है। नहीं, ये सच है। ज्यादातर नस्लों के बारे में मैंने हमेशा कहा है, नस्ल किसी भी संस्कृति के प्रतिनिधित्व का सबसे बड़ा फिनोटाइप है। अधिकांश अश्वेत लोग अपनी अफ्रीकी संस्कृति या विरासत के अनुसार ही व्यवहार करेंगे। ज्यादातर पाकिस्तानी, उनमें से 95% अपने संस्कृति, अपनी मूल घरेलू संस्कृति के अनुसार ही व्यवहार करेंगे। भले ही वे दिखने में शत्रुतापूर्ण न हो, लेकिन वे अपने बच्चों को पाकिस्तानी तरीके से, पंजाबी तरीके से, इस्लामी या जो भी हो उसी तरह से पालेंगे। उनके घुलने मिलने की संभावना कम है, खासकर तुलना में उन लोगों के जो ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा या न्यूजीलैंड से ऑस्ट्रेलिया आते हैं। वे सांस्कृतिक रूप से लगभग समान हैं, बस कुछ अंतर हो सकते हैं। जैसे एक अमेरिकी शायद कहेगा कि हमें और बंदूकें चाहिए। आपको उतने ही ऑस्ट्रेलियाई भी मिलेंगे जो कह सकते हैं कि हमें और बंदूकें चाहिए। वहाँ सांस्कृतिक समानता के कारण लोगों का समाज में आत्मसात होना दूसरी संस्कृतियों से आए लोगों की तुलना में आसान होता है। तो इसमें तो मैं समझता हूँ कि एथ्रो-नाज़ी ऐसा तर्क क्यों देते हैं। ठीक है, कुछ अपवाद होते हैं, लेकिन अपवादों से व्यापक नीतियां नहीं बनती। जैसे कई एथ्नो-नाज़ी आरवी येमेनी के पीछे पड़ते हैं, वे उसके साथी के पीछे पड़ते हैं। मुझे रुखसान का आधिकारिक पद नहीं पता, लेकिन वह उसका साथी है। वह रिबेल न्यूज़ में काम करता है।
उसकी शक्ल सूरत के कारण लोग उसे परेशान करते हैं। वह श्रीलंकाई और मेरी तरह सांवला है। वह मुझसे थोड़ा सांवला है, लेकिन फर्क नहीं पड़ता। जातीय राष्ट्रवादी हमेशा उसके पीछे पड़ते हैं, जबकि वह सांस्कृतिक रूप से ऑस्ट्रेलियाई है और ऑस्ट्रेलिया को प्राथमिकता देता है। उसकी श्रीलंका या किसी और संस्कृति के प्रति कोई वफादारी नहीं है। वह ऑस्ट्रेलिया को सबसे पहले रखता है। तो हम नागरिक राष्ट्रवाद का समर्थन करते हैं। मुझे लगता है यूके में भी नागरिक राष्ट्रवाद जीत रहा है। टॉमी रॉबिन्सन जातीय राष्ट्रवादी नहीं बल्कि नागरिक राष्ट्रवादी है। यह फर्क बहुत महत्वपूर्ण है। मैं भी नागरिक राष्ट्रवादी हूँ, और क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एक सभ्य समाज है, मुझे नहीं लगता कि एथनो राष्ट्रवाद ऑस्ट्रेलियाई समाज का बड़ा हिस्सा अपने कब्जे में ले पाएगा। यही मेरी भविष्यवाणी है। शायद मेरी आशा इसलिए है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि एथनो राष्ट्रवादी जीतें, क्योंकि वहाँ मेरे लिए जगह नहीं होगी। यह सिर्फ स्वार्थी कारणों से नहीं है। मुझे लगता है यह सही तरीका है। आप रिवेंडल में फ्रोडो को क्यों सजा देंगे? एक हॉबिट जा रहा है, वह एल्फ से अलग है। वह सबकी भलाई के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर लड़ने और नष्ट करने जा रहा है, और उसे आपसे कोई समस्या नहीं है। तो जब फ्रोडो आपका काम करने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहा है, तो आप उसे सजा क्यों देंगे? वह मोल्डोर जा रहा है, ताकत की बुरी अंगूठियों को नष्ट करने के लिए। तो ऐसा ही लगता है। ये सामान्य समझ के खिलाफ है। आप उन लोगों को इनाम क्यों नहीं देंगे, या आप उन लोगों को गले क्यों नहीं लगाएंगे जो आपके पक्ष में हैं और कोई खतरा नहीं पैदा करते? वे समस्या को पहचानते हैं। तीसरी दुनिया की वे संस्कृतियां जो न तो एकीकृत हो रही हैं, न ही आत्मसात हो रही हैं, खतरनाक हैं। तो यह मेरी 9वीं भविष्यवाणी है। माफ कीजिए, 8वीं भविष्यवाणी थी कि वामपंथ बढ़ेगा, और 9वीं भविष्यवाणी है कि दक्षिणपंथ बढ़ेगा, और नागरिक राष्ट्रवादियों और जातीय राष्ट्रवादियों के बीच का अंतर और अधिक स्पष्ट होता जाएगा। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि वन नेशन की पॉलिन हैंसन नागरिक राष्ट्रवादी हैं, नस्लवादी नहीं। ठीक वैसे ही जैसे रिस्टोर यूके रूपर्ट मर्डॉक। मैं जानता हूं कि बहुत सारे जातीय ब्रिटिश राष्ट्रवादी अपनी उम्मीदें रूपर्ट मर्डॉक पर लगा रहे हैं। मैं आपको बता सकता हूं, अपनी जान की गारंटी दे सकता हूं, वह कोई जातीय राष्ट्रवादी नहीं है। एथनो नेशनलिज्म एक बुनियादी और कट्टरपंथी सोच है जिसका कोई मतलब नहीं बनता, और ऐसी सोच अक्सर गलत होती है। 10वीं भविष्यवाणी, जो कि बहुत गंभीर भविष्यवाणी है, हम ये देखने वाले हैं कि यहूदी लोगों के खिलाफ यहूदी विरोधी हमलों में तेजी से बढ़ोतरी होगी। अब मैं जानता हूं कि बहुत से लोग कहेंगे, लो फिर से वही बात शुरू हो गई। यहूदी विरोध के खिलाफ बोलने वाले लोगों के बारे में कहा जाता है कि वे हमेशा खुद को पीड़ित बताते हैं, ठीक वैसे ही जैसे मुसलमान, वे हमेशा खुद को पीड़ित बताते रहते हैं। नहीं, असल में ये अलग है, ये बहुत अलग है। यहूदी लोग हमेशा कम संख्या में रहे हैं, लेकिन अपनी संख्या के अनुपात से कहीं ज्यादा प्रभाव रखते हैं। दुनिया में सिर्फ कितने 1 करोड़ यहूदी है, या शायद 2 करोड़ यहूदी? मुझे लगता है कुछ लोग कहते हैं कि यह संख्या 1 करोड़ है, भले ही वे 2 करोड़ हों। यह यहूदियों की बहुत कम संख्या है। उनके पास काफी प्रभाव है क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ सहा है, लेकिन वे हमेशा छोटे समूह रहे हैं, इसलिए हर कोई उनके पीछे पड़ जाता है। यह हमने यूके में देखा है। यहूदी लोगों पर हमले 400% बढ़े हैं। मैंने कई वीडियो दिखाए हैं जिनमें कुछ मुसलमान बिना वजह यहूदी व्यक्ति को मारते हैं। जैसे वाह, बस 2 हफ्ते पहले एक मुस्लिम आदमी गोल्डर्स ग्रीन गया और वहां पर बिना वजह यहूदी लोगों को चाकू मारने लगा, ऐसे लोग जो यहूदी दिखते थे। ठीक है, मुसलमान यहूदी इलाकों में लाउड स्पीकर लेकर गए हैं और कह रहे हैं कि वे उनकी माँ के साथ एफ करेंगे, उनकी बेटियों के साथ एफ करेंगे, उनकी बेटियों के साथ आर करेंगे। फिर वही दोहरे मापदंड वाली पुलिसिंग, वे उन्हें गिरफ्तार नहीं कर पाए। सुनिए, हम सबको एफ करो, इस माँ को एफ करो। तुम्हारे गले में गोली मारूंगा, उन्हें चुप कराओ, दरवाजे तोड़ दो, जरूरत हो तो ओपन ब्रेक रिकॉर्डेड। देखो ये लोग कितने बेहया है। हमने यहाँ भी ऐसी चीजें छोटे स्तर पर देखी है। मुझे लगता है मेलबर्न के मालबर्न, जो यहूदी इलाका है, वहाँ एक यहूदी रेस्टोरेंट में कुछ लेबनानी मुस्लिमों ने पेट्रोल बम फेंक कर हमला किया। सिडनी में भी एक सिनेगॉग पर हमला हुआ था, लेकिन ये यूके में पहले हो चुकी चीज के आगे कुछ भी नहीं। इसीलिए मेरी यह भविष्यवाणी है, फिर से कह रहा हूँ,
मुझे दुनिया का सबसे समझदार इंसान या भविष्यवक्ता या कोई जादुई शक्ति वाला इंसान होने की जरूरत नहीं है। ये यूके में हो चुका है। मैं आपको वही बता रहा हूँ जो यूके में हो चुका है और कई साल से कह रहा हूँ कि यही यहाँ भी होगा। मुझे गुस्सा नहीं कि लोगों ने मेरी बात नहीं सुनी, क्योंकि समाज ऐसे नहीं चलता। समाज तभी प्रतिक्रिया देता है जब चीज़ें असहनीय हो जाती है। इसलिए हालात असहनीय होंगे, वे और भी खराब होंगे। ये मेरी 10 भविष्यवाणियां हैं। मेरा पहला वीडियो देखे जिसमें मैंने अपनी 5 भविष्यवाणियां विस्तार से बताई हैं। इसमें और भी बारीकियां हैं। शायद मैं कभी तीसरा भाग भी बनाऊं, लेकिन ये चीज़ें होने वाली है। संक्षेप में आपके मोहल्ले और ज़्यादा तीसरी दुनिया जैसे होंगे। आप अपराध में ऐसी बढ़ोतरी देखेंगे जैसी पहले कभी नहीं देखी थी। और भी ज़्यादा बर्बरता होगी, जैसे कि मछेती से हमले, चाकू से होने वाले अपराध। ऑस्ट्रेलियाई अपराध अलग है, इसलिए उसका स्वभाव भी अलग होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वे अपराध नहीं करते। ऑस्ट्रेलियाई अपराध बहुत हद तक ऑस्ट्रेलिया विशिष्ट हैं। कुछ ऐसा जैसे आप बार में जाएंगे, हो सकता है बार में झगड़ा हो जाए, आपको अचानक एक घूसा पड़ जाए, एक ही पंच में गिरा दिया जाए, वगैरह वगैरह। ये ऑस्ट्रेलियाई स्वभाव का है। लेकिन अब एक अलग तरह का अपराध शुरू होगा। ये दूसरी भविष्यवाणी है। ऑस्ट्रेलियाई महिलाओं को बहुत ज्यादा यौन अपराधों का सामना करना पड़ेगा, वो भी ऑस्ट्रेलियाई पुरुषों से नहीं, बल्कि दूसरी संस्कृतियों के पुरुषों से। नंबर 4, ऑस्ट्रेलियाई झंडा। ऑस्ट्रेलियाई झंडा लहराना या उसे फहराना नस्लवादी माना जाएगा। ये आपत्तिजनक बन जाएगा। नंबर 5, आपको अपनी सोशल मीडिया पोस्ट्स के लिए गिरफ्तार किया जाएगा। अभी ऐसा नहीं हुआ, पर होगा। नंबर 6, दोहरी न्याय व्यवस्था। ब्रिटेन में हजारों मामले हमने देखे हैं। हमने ऑस्ट्रेलिया में भी उन्हें देखना शुरू कर दिया है, तो आप दोहरी न्याय व्यवस्था देखेंगे। नंबर 7, यूके में पुलिसिंग में दोहरे मानदंड एक अच्छी तरह दर्ज की गई प्रवृत्ति है। ये शब्द यूके से आया है। ऑस्ट्रेलिया में अभी तक ऐसा नहीं हुआ है, जब तक कि मुझे कुछ उदाहरणों की जानकारी न हो। अगर ऑस्ट्रेलिया में ऐसा हो रहा है तो बताएं, आप पुलिसिंग में दोहरे मानदंड भी देखेंगे। नंबर 8, एक वामपंथी पार्टी उभरेगी जो वन नेशन का मुकाबला करेगी। कोई बहुत कट्टर वामपंथी पार्टी, शायद ग्रीन्स, उभर सकती है। मुझे उम्मीद है ऐसा न हो। ये मेरा सबसे बुरा सपना है। ऐसा होने की संभावना है, जो मेरी 9वीं भविष्यवाणी की ओर ले जाता है, और इससे एक दक्षिणपंथी राजनीतिक पार्टी का उदय होगा जो वन नेशन से भी ज्यादा दक्षिणपंथी होगी। और अंत में 10वां, आप निसंदेह यह देखेंगे कि यहूदी विरोधी हमलों में वृद्धि होगी। माफ़ कीजिए, मुझे बहुत अफसोस है। मैंने वास्तव में इसका जिक्र किया था, मैं भूल गया था। मैंने सिडनी में एक यहूदी आराधनालय और मेलबर्न में एक यहूदी रेस्तरां पर हमले के बारे में बात की थी। दिसंबर में क्या हुआ था? बॉन्डी आतंकवादी हमला, जिसे एक मुस्लिम ने अंजाम दिया था, जो ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुआ और पला बढ़ा था। उसके माता पिता भारतीय मुस्लिम थे और वह समुद्र तट पर सिर्फ यहूदी लोगों को अधिक से अधिक नुकसान पहुंचाने के इरादे से गया था। यूके में हमलों की संख्या ज्यादा हो सकती है, लेकिन असली हताहतों की बात करें तो मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया यूके से ऊपर हो सकता है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि आप ऑस्ट्रेलिया में और भी ज्यादा यहूदी विरोधी हमले देखेंगे। तो ये मेरी 10 भविष्यवाणियां थी। मुझे बताइए कि आप क्या सोचते हैं। अगर मैंने कुछ मिस कर दिया हो तो कृपया नीचे कमेंट्स में बताइए।